So, hey everyone, welcome back to your own channel EduPros Education That Matters. रियली सॉरी कि मैं सैटरडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। असल में यार बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग भी लर्निंग फेज में हैं। वी ऑल्सो हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स अराउंड अस, गोइंग अराउंड अस। हमारे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं जैसे आपके चल रहे हैं, और आप लोगों को भी मैनेज करना है। तो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हमारे पे बहुत ज़्यादा भार है, मज़ा आ रहा है यार इसलिए कर रहे हैं। बस इतना होप है कि जिसके लिए ये वीडियोस बनाया जा रहा है, जिनके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इन वीडियोस को आप शेयर कर सको। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस करो, और अगर आप दूसरी बार आ रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया है, शर्म करो यार। मतलब क्या है यार, अभी के अभी उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको विश्वास है कि आगे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट तो यूं दिमाग में घुसने वाले हैं। ओके, सो जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए, आई एम कैंडल डिकोस्टा एंड आई एम परस्यूइंग बीटेक। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग लर्निंग फेज में, हमारी पूरी ग्रुप लर्निंग फेज में है। मैं आपका फिजिक्स 9th करने वाली हूँ पूरा। आई अश्योर यू कि वो मैंने बताया था आपको एक वीडियो में पिछले ही सेशन में कि मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आई गारंटी यू कि दिसंबर से पहले आपकी फिजिक्स की 9th की सिलेबस हमारे हिसाब से, हमारे एंड पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद विल कंटिन्यू डूइंग रिविजन्स एंड ऑल। बट ये जो पहला थ्योरी वाला क्लासेस है जो मैं ले रही हूँ, ये दिसंबर से पहले आई गारंटी यू कि हो जाना है। हमारे एग्जाम्स आए नहीं आए, ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं हो, आपकी नहीं रुकने देंगे, वी प्रॉमिस यू। फाइन। सो मैंने आपसे मांगा था क्वेश्चंस के आंसर, होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर। आई एम रियली हैप्पी कि बहुत सारे बच्चों ने इस बार आंसर किया। आई हैव सेलेक्टेड 3 ऑफ देम। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत अच्छा किया आपने। बहुत अच्छा लगता है जब जिनके लिए वीडियोस बनाए जा रही हैं उन तक वीडियोस पहुंच रही हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं हमें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लिया जाए होमवर्क क्वेश्चन का। So this was question number 1, which says when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. The reason behind this is. So ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें मैंने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और नन ऑफ दीज ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था शायद। आपने ये सोच के तो फर्स्ट लॉ नहीं बोला कि मैम ने या दीदी ने अभी तो सिर्फ फर्स्ट लॉ पढ़ाया है, सेकेंड थर्ड तो पढ़ाया नहीं है, तो आंसर तो फर्स्ट होगा। हाँ, बड़े तेज हो रहे हो। फाइन। तो इसका रीजन मैं बता रही हूँ। इसका रीजन असल में ये होता है कि आपके पास, जैसे इन वुमन ने एक कारपेट ले रखा है, उसको एक स्टिक, इसको मान लो आप स्टिक है, ठीक है। इससे बेहतरीन पिक्चर मुझे मिल नहीं पाई तो मैंने इसी को मान के स्टिक किया। आप तो समझ जाओगे, आप तो इतने स्मार्ट हो भाई। तो फाइन, ये स्टिक है और ये कारपेट है। अभी आप इस कारपेट को जोर से स्टिक से मारते हो तो क्या होता है कि कारपेट पीछे की तरफ मूव करता है, लेकिन इस पे जो डस्ट है उनकी इनर्शिया है कि वो अपने पोजीशन पे रहेंगे। तो डस्ट बोलेंगे तू जा कारपेट, मेरे को नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगा। तो कारपेट तो पीछे चला गया ना, तुम तो यहीं रह गए, डस्ट तो यहीं पे रह गया। डस्ट यहीं रह गया, कारपेट पीछे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, डस्ट कारपेट से निकल गया। आई होप ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, मैंने जैसे बताया आपको समझने के लिए। ओके, तो मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इस वजह से उसका आंसर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे हो। न्यूमेरिकल्स अच्छा रखने के लिए आपको मोशन बहुत अच्छे से समझना होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेसिकली बताओ। मैंने ये मान के स्टार्ट किया था कि आप मोशन अच्छे से पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट फोर्थ से स्टार्ट किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि दीदी हमारा फोर्थ तो हो गया मगर मोशन अच्छा नहीं है तो न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक आध लेक्चर में उसे भी निपटा दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, फिर उसके बाद तो न्यूमेरिकल्स बेटा ऐसे बनने हैं। A body is moving with a constant acceleration of 5 meter per second square. Find the velocity after 3 seconds. तो acceleration आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है कि 3 सेकेंड के बाद निकालो, और बोल रहा है कि स्पीड उसकी 0 है। ओके, वो स्पीड उसकी इनिशियली स्पीड जो है वो 0 है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1। v2 इज फाइनल स्पीड और v1 इज इनिशियल स्पीड जो उसने पहले से कर रखा होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, 3 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी है। तो मैंने इनिशियल स्पीड 0 ले ली, मतलब दे रखा है कि 0 है। तो 5
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस 0/3। तो v2 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड वाज ऑप्शन डी। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी सोचा था या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताया था, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, यू वर राइट। सो अब आता है टाइम जिन्होंने सही सही आंसर करके मुझे बताया था। Congratulations! So the first one to answer this question was, to correctly answer this question was Fawzia Rahman. The second was Sudesh Mandal. And the third was Ayush Raj. Congratulations guys! मिठाई जरूर खिलाना। Okay fine, कोशिश करना कि इस बार भी मिठाई से ज्यादा अच्छी चीज मुझे ये लगेगी कि आपके नाम अगली बार फिर से आए इस चैनल पे। ओके मैं कोशिश करूंगी, आप कोशिश करो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, और आप कोशिश करो कि आप इन होमवर्क क्वेश्चंस को उसी तरीके से दोबारा से बहुत तेजी से आंसर करो। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आज का टॉपिक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे मैंने आपको बोला था कि आप मोमेंटम के नाम से याद रखो, प्रेफर करो, आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगा इसके अंदर का कंटेंट। अभी सबसे पहली बात, मैंने एक ट्रक ले ली, मान लो मैंने एक गड्डी ले ली और मैंने क्या किया, उसे रोड के साइड में लगा दिया। अभी आप उधर से क्रॉस कर रहे हो तो भाग जाते हो क्या, अरे भाई यहाँ पे तो ट्रक है, भागो भागो। नहीं, आप नहीं भागते हो। क्यों? आपको पता है ये भाई ये स्टॉप है, मतलब रुकी हुई है ट्रक, इसके आगे पीछे मूव करो, गोल गोल इसके साथ गोल गोल घूम जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन वही कार अगर हाईवे पे मूव कर रही है तो आप क्या होते हैं, भाई साइड दे दो, कहीं उड़ा दी तो बचूंगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस चीज के पास, उस मूविंग ट्रक के पास मास तो है, हमें पहले से पता है, लेकिन उसके पास वेलोसिटी आ चुकी है, यानी वो खतरनाक बन चुका है, इसलिए आप उससे डर रहे हो। और उस खतरनाक क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। और इसका ऐसा यूनिट याद रखना, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, आई गेस आप लोग इतने स्मार्ट हो। तो मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इट बिकम्स केजी मीटर पर सेकेंड। अभी मोमेंटम जो होता है ना, उसके पास मैग्नीट्यूड तो है कि ठीक है, मास अगर 5 दिया हुआ है, वेलोसिटी 3 दी हुई है, तो मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 कितनी हो जाएगी, 15। 15 क्या, 15, और इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट 15 हो जाएगी। लेकिन मोमेंटम का ना एक डायरेक्शन होता है, जैसा कि वेलोसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन होता है, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ होता है, जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर ट्रक ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम का डायरेक्शन भी ईस्ट होगा। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा चीज हम लोग पढ़ते हैं। ओके अभी आप क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी बाइक या कार मूव करते करते रुक जाती है। अभी आपकी कार या फिर बाइक मूव करते करते रुक जाती है। आपकी कार या फिर आप अपनी बाइक को जब पुश करते हो, शुरू में वो नहीं चलता है, और अगर आप उसको पुश करते हो तो थोड़ी देर के बाद वो स्टार्ट हो जाता है, राइट? ऐसा होता है कभी कभी, मेरे साथ तो हुआ है यार। आपके साथ हुआ है तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हुआ है दीदी ऐसा, मेरे साथ भी। तो क्या होता है कि आप उस कार को अगर पुश कर रहे हो, हल्का सा पुश करके, कोई आलसी आपका फ्रेंड हुआ, निकला भाई ठीक है मैं पुश कर देता हूँ, हल्का सा पुश करके छोड़ दिया, तो वो कार मूव करेगी? वो कार नहीं मूव करेगी, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज करने के लिए या कोई एक्सेलरेशन लाने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ रहा है, यानी आप देर तक टाइम दोगे तब जाके वो कार एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी। तो मोमेंटम को मैं एक वेलोसिटी की क्वांटिटी की तरह समझ सकती हूँ। तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली जो फाइनल मोमेंटम है और जो इनिशियल मोमेंटम है, दोनों को माइनस कर दो, यानी mv2 माइनस mv1। m को कॉमन ले लो, mv इज व्हाट, मास। m को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या आपके पास, v2 माइनस v1 बचेगा। और अभी मैंने क्या बोला कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने देर के लिए पुश कर रहे हो या कितने देर के लिए पुल कर रहे हो, तो मोमेंटम किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो रेट को मैंने क्या लिखा, रेट को मैंने चेंज ऑफ मोमेंटम है ऊपर मेरा, और डिवाइड कर दिया टाइम से। ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब कुछ इस तरीके से चेंज करेगा, राइट? और अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज अप्लाइड फोर्स, जैसा कि मैंने उस एग्जांपल से आपको समझाया। अप्लाइड फोर्स, रेट इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स
अभी अप्लाइड फोर्स, अरे हरे गंदा हो गया, बुलेट, applied force. Now applied force is proportional to mass into v2 minus v1 upon t. प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग लाते हैं और वो कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पे k, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज, याद करो दिस इज एक्सेलरेशन, तो दिस कुड बी रिटन एज k इंटू m इंटू a। तो k की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं ना, k की वैल्यू हर केस में हम लोग 1 ले लेते हैं। तो फोर्स हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आई है डेरिवेशन? डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से देखोगे तो आपको, अगर नहीं समझ में आया तो समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको अभी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया कि चेंज ऑफ मोमेंटम रेट के साथ इज नोन एज फोर्स, ठीक है। तो अभी इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि टाइम को कैसे ऊपर नीचे करके फोर्स कम ज्यादा किया जा सकता है भाई। तो क्या होता है, आपने क्रिकेट में ऑब्जर्व किया है कि कोई बॉलर जब एक बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि वो जो बॉल है उसके पास मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मोमेंटम बहुत ज्यादा है, क्या इसका मतलब क्या, मास तो है ही उस बॉल की, मगर उसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। माही ने मारा है उसको बहुत जोर से, उसके बैट से उस बॉल को लगा है धक्का, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है। तो वो बॉलर जब, बॉलर क्या है ये, फील्डर आई गेस, मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ तो ऑफेंड मत होना आप लोग, ठीक है। तो फील्डर, फील्डर इस बॉल को कैच जब कर रहा है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जा रहा है। ऐसा क्यों वो कर रहा है? क्योंकि आप इस रिलेशन से देख सकते हो कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। 1/t क्यों मैंने लिखा, बाकी सबको मैंने एक तरीके से कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t के, यानी अगर टाइम को बढ़ाया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बड़ा अच्छी बात है ये तो मैं अपने हाथ पीछे कर लूंगा। पीछे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोर्स तो उतना ही है, मेरा वेलोसिटी तो उतना ही भाई, वेलोसिटी तो उसी वेलोसिटी से मेरे को रखना है अपने पास। वेलोसिटी तो कम अचानक से मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को टाइम ज्यादा करना पड़ेगा, मेरे को इसको देर तक अपने हाथ में रखना पड़ेगा। मतलब अचानक से कैच नहीं कर रहा हूँ, उसको लेके थोड़ी और दूर लेके जा रहा हूँ, और दूर लेके जा रही हूँ अगर, तो मैंने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया कैच करने का। अगर मैंने टाइम बढ़ा दिया कैच करने का तो अल्टीमेटली जो फोर्स मुझे बॉल का लग रहा है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। समझ में आया? मैं क्या कर रही हूँ, मैंने टाइम बढ़ा दिया अपने बॉल को कैच करने का, तो मेरे को फोर्स जो लग रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से फोर्स जो हो जाएगा मेरा कम लगेगा। उसी तरीके से एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इन कराटे प्लेयर का। ये कराटे प्लेयर करते क्या है आखिर, ये कराटे प्लेयर करते हैं एक काम, इस ब्लॉक को वो एक बार में तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि उनको देखा है जब अचानक, जब देखते हो आप तो बस इतनी जोर से मारते हैं, मतलब एक पलक झपकते वो टूट जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो असल में क्या कर रहे हैं कि वो, ये जो मैंने बताया था कि फोर्स और टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शनली है, इनवर्स मतलब एक बढ़े तो दूसरा घटे, ठीक है। तो ये टाइम बहुत ज्यादा कम रख रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी इन्होंने मारा, और इस वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत जल्दी इन्होंने मारा तो टाइम बहुत कम हुआ, और अगर टाइम बहुत कम इन्होंने लिया तो फोर्स बहुत ज्यादा है। फोर्स अगर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स वो टूटना है। अब आप ये ट्राई मत करना, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं फाइन, वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते हैं, उनके उसके बावजूद उन्हें एग्जैक्ट टाइम का अंदाजा होता है कि मुझे इतना ही टाइम लेना है इसको पूरे को अपने हाथ से क्रॉस कराने में, कि वो उतना फोर्स लगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो आइस है, वो ब्रिक है, जो भी है, वो टूट सके। फाइन, वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहनी चाहिए, टाइम बहुत कम रखना चाहिए उन लोगों को, ताकि फोर्स बहुत ज्यादा लगे और वो टूट जाए अल्टीमेटली। आई होप ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और आपको समझ में जरूर आया हो। इसी के साथ एक क्वेश्चन आ गया, तो वही वही करो, अपना अपना जो रेगुलर चीज है, इसको 1 मिनट के लिए पॉज करो, उसके बाद वापस आओ अपने आंसर के साथ और मिलाओ मुझसे कि आपका सही आया कि नहीं आया। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। एक्सेलरेटिंग अ 2 kg mass at 5 meter per second square is greater than accelerating a 4 kg mass at 2 meter per second square. दिस इज बेसिकली कि आपको फोर्स निकालना है, किसमें आपको फोर्स ज्यादा लग रहा है।
तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया तो मैं भी इस क्वेश्चन को बना दूं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, m1 यानी फर्स्ट मास 2 kg, फर्स्ट का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा मास 4 kg, दूसरे का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने एक फोर्स और एक्सेलरेशन और मास का एक रिलेशन देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू m टाइम्स a। तो फर्स्ट वाले की निकाला जाए तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट मैंने डिस्कस किया आपके साथ, फोर्स का यूनिट नहीं डिस्कस किया, अरे कोई नहीं यार। फोर्स का यूनिट आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट भी यही हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। फाइन, तो मैंने यही लिखा है 10 न्यूटन। 10 बेसिकली ये है 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैंने बोला कि मैं न्यूटन बोलती हूँ, मैं नहीं सब बोलते हैं यार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 न्यूटन, और F2 विल बी m2 इंटू a2 यानी 4 इंटू 2 यानी कि 8 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, यानी आपको 10 ऑफ कोर्स F8 से बड़ा है तो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो द स्टेटमेंट कि उसको एक्सेलरेट करने में ज्यादा फोर्स लग रहा है वाज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 1 मिनट खुद को दो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिन्होंने ट्राई कर लिया आप मतलब आज का लेक्चर आपके दिमाग में तो ऐवे ही घुस गया बेटा। अब बस जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रगड़ दो, फिर आप वाओ कहाँ किस लेवल पे होगे, आपके क्लासमेट्स भी नहीं पहचान पाएंगे आपके। Fine. So let me read this question for you firstly. So this question says a motor car is moving with velocity of 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by brakes on the motor car if the mass along the passenger is 1000 kg. ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ये क्या बोल रहा है कि एक मोटर कार है जो इनिशियली मूव कर रहा है कुछ 100 किलोमीटर पर आवर से, या फिर हम लोग मान लेते हैं v1 से कुछ v1 वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और वो ब्रेक अप्लाई कर देता है अचानक से। तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा अचानक से। और कितने देर में वेलोसिटी जीरो हो रही है, दे रखा है कि 4 सेकेंड में उसने रोक दिया, यानी 108 से जीरो कर दिया अपनी वेलोसिटी। तो आपको बोलना है कि ब्रेक्स ने कितना ज्यादा उस पर फोर्स लगाया अगर मास पैसेंजर के साथ उस मोटर कार का 1000 kg है यानी 1000 kg है। दिस क्वेश्चन बिकम्स इजी। सबसे पहले उसका मास निकाल लो, सबसे पहले मास तो दिया हुआ है आपके पास, एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन के लिए सब चीज आपके पास है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर लो, निकल जाएगा। अभी एक्सेलरेशन नहीं है, ये डीएक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। आपने मोशन में पढ़ा होगा अगर अच्छे से पढ़ा है तो, कि अगर किसी वेलोसिटी के साथ जाते जाते उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है यानी वो रुक जा रहा है, तो उस पर डीसेलेरेशन हो रहा है। डीसेलेरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया जाए, दैट इज नोन एज डीसेलेरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से करेंगे हम लोग कि v1 दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को इसका मतलब ये होता है ना किलोमीटर बाई आवर। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यानी इसको हम लोग कैसे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, याद रखना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी ऊपर हम लोग 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60। फाइन, तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो मीटर पर सेकेंड में, हर चीज आपको मीटर पर सेकेंड में रखना है क्योंकि मीटर पर सेकेंड एक एसआई यूनिट है। फाइन, एसआई यूनिट में आपको कन्वर्ट करके आंसर निकालना रहता है। तो दैट आंसर वुड बी 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब v1 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 यानी रोक दिया गया है, इस वजह से v2 जीरो हो जाएगा। कितने देर में रोका है, तो 4 सेकेंड्स में रोका है, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन -30/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 1000 इंटू -30/4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -75000 न्यूटन। इतना ज्यादा सोचो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ब्रेक्स उस ट्रक पे, इतना ज्यादा फोर्स, मतलब नेगेटिव में ही, नेगेटिव यानी कि वो रोक रहा है, इस वजह से वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं। कुछ
कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो और जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ये अगर होमवर्क क्वेश्चन जिनसे बन गया बेटा, मतलब समझ लो आज चांदी ही चांदी है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ, इसको जरूर बनाओ। ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी के साथ आज का लेक्चर, आज का सेशन, आज का लेक्चर समाप्त होते हुए, थैंक यू सो मच कि पिछले 20 मिनट से आप मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हो। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करो। आपके सर लोग भी आपके 9th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एक एक करके आप अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आप पूरा चिंता ही भूल जाओ कि आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ बने हुए हो दिसंबर तक, वी अश्योर यू कि हमारा 9th का सिलेबस आपके साथ कंप्लीट हो जाना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले, आप यहाँ आ पाओ और हमारे वीडियोस को देख पाओ और मुझे आंसर बता पाओ, है ना। तो वी आर इंस्टाग्राम गाइज, यहाँ पे तो पर्सनलाइज नहीं हो पाता है ज्यादा, मगर वहां पे वी आर पर्सनलाइज। मैं लगभग अपने बारे में बताऊं तो मैं लगभग रोज इंस्टाग्राम चेक कर लेती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो वहां पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं विद इन 24 आवर्स आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकूं। कोई क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिकल वे में मिलता है तो आप मुझे वहां पे पिक्चर सेंड कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन लाजवाब मिला तो अगले यूट्यूब सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वरना मैं आपको वहीं पे बता दूंगी। हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट करो, अपने स्टोरीज पे हमें टैग करो @eduPros, मुझे टैग करना, मैं आपकी स्टोरीज को रीशेयर करूंगी अपने स्टोरीज में। बस इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो यार। हर हर दिन कुछ नया आता है, तो बी लिमिटलेस। ओके फाइन, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप कि आप जल्द से जल्द आओगे मुझे नेक्स्ट सेशन में मिलने के लिए। सो फाइन, this was all for today's session. Bye guys, bye everyone.